everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with the same chapter. हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था. आज हम बाकी का जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे. So let's start. Solubility in water. नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है solubility, यानी कि जो हमारा कोई भी जो सॉलिड लिक्विड या गैस है या फिर कोई भी मटेरियल है वो सॉल्यूबल है या नहीं है. मोस्टली हम किस में देखते हैं? वाटर में. हम क्या लिखते हैं सॉल्यूबिलिटी में? हम मोस्टली देखते हैं कि वाटर में वो सॉल्यूबल है या नहीं. अभी हम कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी इन वाटर. नाउ लेट्स सी. Solubility is the property of a material, solid, liquid or gas to dissolve in some other materials, here water. Solubility क्या होता है? Solid, liquid, gas की dissolve यानी कि घुलने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? किसमें घुलेगा? वाटर में. मोस्टली साइंस में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी हम किस में देखते हैं? वाटर में. वाटर में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है. ठीक है. टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. अब क्या होना चाहिए? मिक्सचर भी होते हैं, आपको पता होगा, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. तो टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं. होमोजीनियस यानी कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, हमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं वाटर में. और हेटेरोजीनियस में क्या होता है? हमें पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं. राइट. सो आपको पता होना चाहिए कि टू टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं. मिक्सचर्स कितने होंगे? टू टाइप्स के होंगे. Mixtures are of two type. First is homogeneous and the second one is heterogeneous. So two types के mixtures हैं, homogeneous and heterogeneous. अब solubility in water जो हमारे प्रॉपर्टी है वो हम कब बोलेंगे? that the material is soluble in water जब वो homogeneous mixture बनाएगा. heterogeneous mixture बनाएगा that means it is not soluble in water. homogeneous mixture बना रहा है that means it is soluble in water. homogeneous mixture क्या होता है? clear mixture होता है. particles are not visible in solvent. हम solvent यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वाटर. पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में. हम इसको और अच्छे से भी पढ़ेंगे बट अभी के लिए यू कीप इन माइंड दैट होमोजेनियस जो होता है वो क्लियर मिक्सचर होता है. ठीक है. कोई लेयर्स नहीं दिखेगी आपको, डिफरेंट पूरी तरीके से घुल जाएगा. और हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर होता है हमारा वो क्या होता है? इट इज नॉट क्लियर एंड पार्टिकल्स आर विजिबल. पार्टिकल्स आर विजिबल इन सॉल्वेंट. और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है? वाटर. सो अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं होमोजेनियस मिक्सचर का, तो होमोजेनियस मिक्सचर का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. व्हेनेवर यू डिसॉल्व सॉल्ट एंड वाटर. घर पे आप ये ट्राई कर सकते हो, सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स करोगे तो वो आपस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. कोई भी डिफरेंट लेयर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. सॉल्ट के आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे वाटर में, अच्छे से वो घुल जाएगा. दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. लेकिन अगर मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो सैंड एंड वाटर. घर पे मिट्टी होगी, सैंड और वाटर को आप जब मिक्स करोगे, मिक्सचर बनाओगे उसका, तो सैंड के पार्टिकल्स आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो सैंड के पार्टिकल्स उसमें मिक्स नहीं होते हैं कभी भी. और एक डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेगी, अलग अलग लेयर्स दिखेगी, है ना. तो इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो अभी के लिए यू कैन कीप दिस इन माइंड दैट होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि जो मिक्स नहीं होते हैं, जो मिक्सचर जिसमें आपको डिफरेंट लेयर्स दिखती है, पार्टिकल्स दिखते हैं सॉल्वेंट में, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिसमें आपको पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं,
और ना ही लेयर्स दिखती है अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, होमोजीनियस का, हेटेरोजीनियस का, सैंड एंड वाटर। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो, आपको पता लग जाएगा दैट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो लेट्स कम टू दिस वन। हम ये पढ़ रहे थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, सी थ्री टर्म्स होती है। Whenever you are reading the solubility, तो थ्री टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन जो होता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे कि वाटर हम लेते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो चेंज होता रहता है, बट सॉल्वेंट क्या रहता है, मोस्टली वाटर ही रहता है। ओके, सो यू कैन से कि सॉल्युबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम कब बोलते हैं कि सॉल्युबल है, व्हेन इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट मेक्स अ होमोजेनस और क्लियर मिक्सचर इन वाटर, देन द मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर। नाउ solids, liquids and gases dissolve in a number of substances। बहुत सारे substances में solid, liquid, gas जो है वो mix हो जाते हैं, soluble होते हैं, dissolve कर लेते हैं, हो जाते हैं। These substances are called solvents। तो solvents क्या होता है, जिसमें हम solute को, gas, liquid या solid को घोल रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, solvent होगा। Now, water is known as universal solvent because it can dissolve a large number of substances। हमने अभी जस्ट बोला कि हम सॉल्वेंट मोस्टली वाटर लेते हैं, क्यों जी, बिकॉज सॉल्वेंट में वाटर इसलिए लिया जाता है बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मोस्टली बहुत सारी चीजें वाटर में घुल जाती है, सॉल्यूबल हो जाती है, इसलिए हम वाटर को क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। Now, it plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances also। क्या होता है हमारी बॉडी में वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको भी पता होगा, क्यों जी, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और हमारे बॉडी के बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाती है, काम कर पाती है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। और वाटर की जो प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी। आइए देखते हैं सॉल्यूबल मटेरियल इन वाटर। तो जो भी सॉल्यूबल होता है वो अच्छे से घुल जाता है। इनसॉल्यूबल जो होता है वो आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि ये इनसॉल्यूबल है ना, ये हो सकता है सैंड हो सकता है ये सैंड हो, जिसकी अलग डिफरेंट लेयर आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये डिफरेंट लेयर देखने के लिए मिल रही है, दैट मीन्स ये वाटर में क्या है, सॉल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ लिया था टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। अगर होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है सॉल्यूबल होने यानी कि घोलने पर, वाटर में उसको डिसॉल्व करने पर, कोई भी सब्सटेंस को, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सॉल्यूट जो है हमारा, अगर होमोजीनस मिक्सचर बना रहा है तो ही हम बोलेंगे दैट द मटेरियल इज सॉल्यूबल इन वाटर। हेटेरोजीनस मिक्सचर है, इट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट वन, नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। आइए देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में कैसे है। देखिए, सॉल्युबिलिटी, द सॉलिड मटेरियल्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। मैंने आपको जस्ट बताया कि सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड मटेरियल जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, वो ही क्या होते हैं, सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल materials, example sugar, common salt, etc. And solid materials which do not dissolve in water are called insoluble materials, example sand, chalk powder, sawdust, etc. अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे मटेरियल्स
ऐसे सॉलिड्स जो वाटर में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे ऑल आर सॉल्यूबल मटेरियल्स। वो सब क्या है? सॉल्यूबल है, राइट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि शुगर है हमारा, कॉमन सॉल्ट है, ये सब क्या है? सॉल्यूबल इन वाटर। तो और इनसॉल्यूबल कौन से होंगे? जो घुलते नहीं है, हेटेरोजीनस मिक्सचर बना रहे होते हैं, उनके पार्टिकल्स पानी में घोलने के बाद भी विजिबल होते हैं, वो सारे क्या होंगे? हमारे इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने अभी जस्ट देखा था सैंड एंड वाटर वाला, वैसे ही हम इसमें बोल सकते हैं कि सैंड, वाटर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये सब क्या है? ये सब इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है जो लिक्विड्स में क्या सॉल्युबिलिटी, लिक्विड्स जो है वो सॉल्युबल वाटर में कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। नाउ सी, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि जो सॉलिड है हमारे, सॉलिड्स को हमने दो में डिवाइड किया। फर्स्ट वाज सॉल्युबल एंड सेकेंड वाज इनसॉल्युबल। सॉल्युबल कौन से हैं? एग्जाम्पल बताएंगे। सॉल्ट, sugar, they all make homogeneous mixture and they are soluble in water. insoluble की मैं बात करूं तो कौन से हैं insoluble solids? sand, sawdust, these all are insoluble solids. आप ये ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं so that you keep in your mind कि कौन कौन से insoluble है, कौन से soluble है। फिर से आइए देखते हैं, लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड्स which get mixed with water completely and form uniform solution are called miscible liquids. अब हमने उस लिक्विड्स में, जब सॉलिड के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने टर्म दी थी soluble solids which are easily soluble in water. बट जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ऐसे लिक्विड्स जो आराम से इजीली वाटर में घुल जाते हैं वो क्या होते हैं? मिसेबल लिक्विड्स। लिक्विड्स which do not get mixed with water and form a separate layer, that is heterogeneous mixture, on keeping still for some time, थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए हम उसको रख दें, स्टिल रख दें, और फिर उसके बाद में हमें डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिले तो हम उसको बोलेंगे immiscible liquids. Liquids such as lemon juice, vinegar, honey and glycerine are miscible with water, while liquids like petrol, mustard oil, kerosene are immiscible with water. You can see in the diagram also, water, इधर से मैंने water डाला, इधर से मैंने विनेगर डाला, दोनों अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, इजीली कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं आपस में, कोई सेपरेट लेयर देखने के लिए नहीं मिल रही है। सो वी कैन से दैट विनेगर इज अ मिसेबल लिक्विड। बट अगर मैं दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल, अब इसमें आपको डिफरेंट लेयर दिख रही है, ये ऑयल की लेयर है, ये वाटर की लेयर है। यू कैन ट्राई दिस एट योर होम ऑल्सो। दो डिफरेंट लेयर्स आपको देखने के लिए मिल रही है। Oil is not properly dissolved in water, so we can say that cooking oil और water का है तो ये क्या है? Immiscible liquids है। ओके, सो लिक्विड्स की हम बात कर लेते हैं। ऐसा ही फ्लो चार्ट हम लिक्विड्स के लिए बना लेते हैं। लिक्विड्स टू टाइप्स के होंगे, मिसेबल जो घुल जाते हैं, अच्छे से इजीली घुल जाते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उनको हम बोलेंगे इममिसिबल लिक्विड्स। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसिबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल क्या है? विनेगर,
हनी, ग्लिसरीन, ये सारे क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या होते हैं, मिजिबल लिक्विड्स। और इमिजिबल लिक्विड्स की मैं बात कर लूं तो मस्टर्ड ऑयल, जो घुलते नहीं है, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन, etc. These all are immiscible liquids. Now let's come to the next one. Yes, so solubility of gases in water. हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, हमने लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। आइए, so some gases are soluble in water. कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में soluble होती हैं, while others are not. Example, oxygen gets dissolved in water and is very important for aquatic life. Carbon dioxide is not also soluble in water. Example, aerated drinks. अब हम देख लेते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म तो नहीं दी है, जैसे कि हमने लिक्विड्स में पढ़ा कि भाई जो ऐसे लिक्विड्स जो घुल जाते हैं इजीली वो मिजिबल होती है, और जो नहीं घुलते हैं वो इमिजिबल होते हैं। तो गैसेस में ऐसी कोई पर्टिकुलर हम टर्म यूज नहीं करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि गैसेस में कुछ गैसेस जो होती है वो इजीली घुल जाती हैं वाटर में, बट कुछ ऐसी गैसेस होती है जो इजीली घुलती नहीं है। ठीक है, तो घुल जाती है उन गैसेस में हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन और सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक्वेटिक लाइफ, पानी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स रह रहे हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ है ना। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं पानी के अंदर, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, उन एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, वाई, बिकॉज द ऑक्सीजन इज सॉल्यूबल इन वाटर, और उस ऑक्सीजन को वो इजीली ले लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल है। हमें कैसा पता लगा, इसका एग्जाम्पल है एरिएटेड ड्रिंक्स। कोका कोला आप पीते होंगे, थम्स अप, ऑल दीज दैट एरेटेड ड्रिंक्स जितनी भी है उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से सॉल्यूबल होती है। नाउ नेक्स्ट इज आवर ओलंपियाड बाइट। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूबल गैसेस के 2 एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कीप दिस इन माइंड, 2 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, और ऑक्सीजन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले भी कर रही है एक्वेटिक लाइफ में, और कार्बन डाइऑक्साइड का है एरिएटेड ड्रिंक्स। Olympiad bite. The solubility of solid in water generally increases with increase in temperature. अब देखेंगे कि हमें एक, जब हम सॉलिड की, जो वाटर में सॉलिड है, सॉलिड को हम वाटर में जब घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी of solid is directly proportional to increase in temperature. इजीली हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे इजी लैंग्वेज में हम बोले तो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉलिड की इंक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, solubility of gas will decrease with the increase in temperature. That means क्या हुआ कि जो solubility है गैस की वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर बढ़ा तो solubility गैस की कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम हुआ तो solubility गैस की बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया
तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है वाटर में, हॉट वाटर में। और कोल्ड वाटर में जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। नाउ डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल रेफर्स टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ मटेरियल, हाउ मच मास इट हैज फॉर अ गिवन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इन जनरल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, थस द डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी डेंसिटी है। तो कॉम्पैक्टनेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। द कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ मटीरियल, कोई भी मटीरियल के कॉम्पैक्टनेस की वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें कितना मास है उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बिकॉज इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे। So materials which are denser than water sink in water, example iron, aluminium, glass. So the density of water, that means कि water की density से ज्यादा जिन भी materials की density होती है वो सब water में क्या करेंगे, sink कर जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे। Now इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास। मटीरियल्स विच आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, एग्जाम्पल वुड, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब क्या होता है, जिनकी डेंसिटी कम होगी वाटर से, जस्ट उल्टा हो गया, कम डेंसिटी है जिनकी, वो क्या करेंगे, वाटर पे फ्लोट करेंगे, यानी कि ऊपर वाले सरफेस पर फ्लोट करेंगे। Oils float on water because the densities of these substances are lower than that of water. ऑयल जो होता है, आपने देखा होगा कि अपन ऑयल को, इमिजिबल लिक्विड है ऑयल, ऑयल को हम कितना भी ट्राई कर ले उसमें घोलने की, वो घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो एक लेयर बना लेता है ऊपर, वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑयल की। वो क्यों बनी, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। Now, next is our Olympiad bite. Ships float on water irrespective of the material they are made because of the buoyancy. अब आप बोलेंगे कि मैम शिप्स जो होती है वो तो क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर पे, अब उनका भी तो क्या हो सकता है, उनकी तो डेंसिटी ऑफ कोर्स कम होगी, या फिर है ना, तो ऐसा नहीं होता है। उधर एक अलग लॉजिक होता है कि वहां पे जो डेंसिटी होती है, जो वहां पे डेंसिटी वाली चीज नहीं चलती है, वहां पे एक बायंसी, you can say buoyancy is a force that is exerted by the liquid on the object। तो ऑब्जेक्ट पर जो एक फोर्स लगाई जाती है, buoyancy is a upward force। क्या है, upward force है जो फ्लूइड्स फ्लूइड्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं, दैट अपोजेस द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इमर्स्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसके वेट को वो अपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ जी, ये आपकी सी है, ये सी है, अब इसके ऊपर जो है आपकी समझ लीजिए बोट है या शिप है, जो भी है वो फ्लोट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी वाला जो है चीज वर्क नहीं करती है। आप बोल लीजिए कि शिप है या फिर आपकी बोट है, कोई भी है, तो यहाँ पे डेंसिटी वाला लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डजंट मैटर कि डेंसिटी जो है जिस मटेरियल से बनी हुई है शिप या बोट हमारी, वो उसकी डेंसिटी मैटर नहीं करती है यहाँ पे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसकी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि जो उसकी डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है या वाटर से कम है तो उस पर डिपेंड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें किस पे डिपेंड करती है कि शिप फ्लोट हो रही है, बोट फ्लोट हो रही है वाटर पे, किस पे डिपेंड करता है, बायंसी। बायंसी क्या है, एक फोर्स है। फोर्स कैसे हुई, ये आपका वाटर है और हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड है,
राइट, दिस इज योर वाटर और ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड जो है एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सर्ट करता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो इमर्स्ड है वाटर में उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है। आपने घर पे देखा होगा, यू कैन डू दिस एट योर होम ऑल्सो। अब घर पे आप बकेट लो और उसके अंदर मग जो होता है ना, उसको उल्टा करके ऐसे डालो। अब आप क्या करोगे, उसको प्रेशर से आप अंदर डालोगे, वो एक बार अंदर चला जाएगा। उसको अब छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा पानी के सरफेस पे। दिस इज योर बकेट, ये बकेट है आपकी, ये पूरी पानी से भरी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मग लिया, ठीक है, तो एक मग लिया मैंने। अब वो मग को मैं जैसे प्रेशर से अंदर डालने की कोशिश करूंगी, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं, एक बार के लिए चला जाएगा, नीचे में उसमें प्रेशर से ऐसे नीचे करने की कोशिश करोगे आप, वो होगा फॉर श्योर। बट जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, अपने हाथों से आप कोई भी प्रेशर उस पर नहीं लगाओगे, तो वो थोड़ी देर में, ज्यादा विद इन फ्यू सेकेंड्स वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा पानी पे। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, बायंसी वाली, बायंसी जो है, बायंस फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वाटर, या हम बोल सकते हैं फ्लूइड किस पर कर रहा है ये एक्सर्ट, उस ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट कर रहा है। इसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ गया, फ्लोट करने लग गया और वो सरफेस पर आ गया। तो दिस इज द लॉजिक, यहाँ पे डेंसिटी का कोई भी लॉजिक नहीं है। क्या है लॉजिक यहाँ पे, कि जो आपका फ्लूइड है या लिक्विड है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। ये वाटर में भी हो सकता है, ये कोई भी टाइप के फ्लूइड में हो सकता है। तो फ्लूइड क्या करता है, एक टाइप ऑफ फोर्स जो है एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पर आ जाता है, फ्लोट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ट्रांसपेरेंसी, क्या समझ आता है आपको इस वर्ड से, आइए देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल of allowing light to pass through it. We can see through the glass but not through wood or a metal plate, because light can pass through glass but not through wood or metal plate. मैं अगर आपको एक हाथ में ग्लास दूं और मैं आपको बोलूं नाउ सी थ्रू द ग्लास, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। आपने डोर्स देखे होंगे ऑफिसेस के, स्कूल्स के, ग्लास के डोर्स होते हैं, आपको एकदम साफ दिखता है उन डोर्स से, यू कैन सी थ्रू दोस ग्लासेस। तो ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन वुड का डोर आपने देखा होगा, आपके घर पे होगा वुड का डोर, लकड़ी का जो दरवाजा होता है, आपको उसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता। व्हाई, बिकॉज इट इज ओपेक मटेरियल, वो क्या है, ओपेक है, यानी कि उसके आर पार जो है लाइट पास नहीं हो पाती है। तो आपको समझ आ रहा होगा वर्ड से, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि जो गर्ल है शी इज होल्डिंग अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो उसके थ्रू देख रही है, उसको एकदम साफ दिख रहा है, द लाइट इज पासिंग थ्रू दैट मटीरियल। लेकिन अब आता है ट्रांसलूसेंट। क्या मतलब होता है जी मैम ट्रांसलूसेंट का, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि जब लाइट पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती है, यानी कि ट्रांसलूसेंट हुआ ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच वाला कोई मटेरियल, यानी कि ओपेक में बिल्कुल पास नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट में लाइट पूरी तरीके से पास होती है, और ओपेक में क्या होता है, जो लाइट जो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, लाइट जो होती है वो पूरी तरीके से पास नहीं होती है। ट्रांसलूसेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है फ्रॉस्टेड ग्लास, जो विंडोज में लगे हुए होते हैं, आपने कभी देखा होगा, जिसके थ्रू थोड़ी लाइट पास हो रही होती है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हो रही होती है। फ्रॉस्टेड ग्लास इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। यानी कि ट्रांसपेरेंट में क्या हुआ, light completely passes through the transparent material. In translucent the light does not passes completely through the, यानी कि थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास हो रही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट जो है वो पास नहीं होती है। नाउ ओपेक क्या होता है, ओपेक का मतलब है बिल्कुल भी लाइट जो है वो पास नहीं होगी। नेक्स्ट, so in most of the light passes through a material, it is said to be transparent. Example, window panes,
क्लियर वाटर एंड एयर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, एयर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, एयर हमारे आसपास है बट वी आर एबल टू सी थ्रू इट, द लाइट इज पासिंग थ्रू इट, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सिंपल मतलब ये है कि लाइट जो है वो पूरी तरीके से पास होती है, हमें आर पार उसके पूरी तरीके से दिखता है। एग्जाम्पल्स इसके हैं विंडो पेन्स, क्लियर वाटर एंड एयर। If no light passes through a material, it is said to be opaque. बिल्कुल भी लाइट जो है वो पास नहीं हो रही है तो हम उसको बोलते हैं ओपेक मटेरियल, यानी कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे आप उसको? ओपेक मटेरियल बोलेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, ओपेक का मतलब है कि लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, आपको उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वुड के जो डोर्स हैं बेस्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है वुड, स्टोन, ऑल दीज आर ओपेक मटीरियल्स। इफ लाइट कैन पास थ्रू अ मटीरियल पार्शियली, तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दिस वर्ड, पार्शियली पास हो रही है लाइट। पार्शियली का मतलब है पूरी तरीके से तो पास नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट जो है पास हो रही है, तो हम बोलेंगे इट इज अ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर। इन सब के थ्रू क्या होता है, जो लाइट होती है वो पूरी तरीके से पास तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट पास हो रही होती है, यानी कि हमें थोड़ा बहुत आर पार दिख रहा होता है। नाउ ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक का कुछ डायग्राम हम देख लेते हैं। मैंने इधर से टॉर्च ली और इधर लिया मैंने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हो सकता है? क्लियर वाटर भी हो सकता है, विंडो पेन हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। तो क्या हुआ, लाइट जो है, ऑल लाइट पासिस थ्रू द मटेरियल, पूरी तरीके से लाइट जो है वो पास हो रही है, आप देख सकते हो, है ना, लाइट की सारी रेज जो है वो पास हो रही है। अब देख लेते हैं सेकेंड वन, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या हुआ, पूरी तरीके से लाइट पास नहीं हो रही है, सम लाइट पासिस थ्रू द मटेरियल, यानी कि थोड़ी बहुत जो है वो लाइट पास हो रही है, पूरी तरीके से पास नहीं हो रही है, तो वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा। नाउ ओपेक क्या होता है जी? ओपेक होता है बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है। वुड, स्टोन, सब किसका एग्जाम्पल है? ओपेक का। यू कैन सी टॉर्च, मैंने इधर से टॉर्च की लाइट जो है उस पर लगा डाली, तो बिल्कुल भी नो लाइट पासिस थ्रू इट, कुछ भी लाइट जो है वो पास नहीं हो रही है। आई होप यू गॉट दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। So now the next topic is conductivity of heat. Conductivity of heat क्या है? Conductivity of heat is the property of a material to permit the flow of heat through it. यानी कि मटेरियल अपने थ्रू हीट को पास होने देता है या नहीं होने देता है, वो चीज क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी ऑफ हीट। इससे दो चीज आपको पता लगेगी। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, वेयर एज वुड, प्लास्टिक, ग्लास आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपने देखा होगा घर पे हम पैन यूज करते हैं, पैन जो होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है जिसको हम पकड़ते हैं वो किससे बना हुआ होता है? वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि इंसुलेटर होता है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। द रीजन वी यूज अ क्लॉथ और टोंग्स टू पिक अप द हॉट मेटल यूटेंसिल्स फ्रॉम द स्टोव। क्या होता है, स्टोव पे हम जब मेटल्स के बर्तन जो होते हैं, यूटेंसिल्स का हम यूज करते हैं, उसको जब हम स्टोव पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। आप बेयर हैंड से उसको उठा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, किसी कपड़े का यूज करते हो, किसी क्लॉथ का, या फिर टोंग्स का यूज करके उसको उठाते हो। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज वो जो है मटेरियल जो यूज हुआ है उस यूटेंसिल को बनाने के लिए, इट वाज अ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं। The handles of some kitchen utensils are made from wood or bakelite. लेकिन कुछ हैंडल्स आपने देखे होंगे, हैंडल्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर आप बोल सकते हो इंसुलेटर्स के बने हुए होते हैं। मैम, जो इंसुलेटर्स का या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट का एग्जाम्पल है बेकलाइट। बेकलाइट से क्या बनाए जाते हैं? हैंडल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। आइए, so that we can pick up the hot utensils with bare hands. अब उससे क्या होता है कि हम bare hand से जो hot utensil होता है उसको उठा सकते हैं, because जो पार्ट हम टच कर रहे हैं it is a bad conductor of heat, उसमें हीट का कोई भी फ्लो नहीं होता है। The materials which do not
which do not conduct heat are called insulators. ऐसे मटेरियल्स जो हीट को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का एग्जांपल हमने देखा था, क्या है? वुड है, बेकलाइट है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इंसुलेटर्स का। और कंडक्टर्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कंडक्टर्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, रबर, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो आपको दो चीजें समझ इससे क्लियर हुई होगी, ऐसे मटेरियल्स जो कि हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर आप उसको बोल सकते हो इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है वुड, बेकलाइट, प्लास्टिक, ग्लास। और ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड इसका एग्जाम्पल है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? आपने अपने घर पे भी इसका एग्जाम्पल देखा होगा। स्टोव पर हम पैन को चढ़ाते हैं, पैन थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, उसमें खाना जो होता है वो बन जाता है। क्या हुआ? जो मेटल है वो बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसने हीट को अपने थ्रू पास होने दिया, इसलिए वो गर्म हो गया। लेकिन उसका हैंडल जो होता है वो या तो प्लास्टिक का होता है, या वुड का होता है, या बेकलाइट का होता है। क्यों जी? क्यों? बिकॉज अगर हम उसको, ताकि हम बेयर हैंड्स उसको उठा पाए। नाउ मेटल रोड ऑन फ्लेम, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल अपने थ्रू हीट को पास होने देता है। हाँ जी, वी कैन नॉट होल्ड इट आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा जब मैं मेटल के कोई भी रॉड को जब उसके फ्लेम के ऊपर रखूंगी तो क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगी और मैं उसको ज्यादा देर तक अपने हाथों से नहीं पकड़ पाऊंगी, है ना? तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास रोड ऑन फ्लेम, ग्लास आपको पता है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और यू कैन से इट इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर है तो क्या होता है? इंसुलेटर अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देगा। वी कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर टाइम, आप काफी देर तक उसको आराम से पकड़ सकते हो बिकॉज वो अपने थ्रू हीट को पास ही नहीं होने दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज अवर ओलंपियाड बाइट। Let's see. Building materials like brick, mud, glass. Brick, mud और ग्लास, ये बिल्डिंग मटेरियल्स है, ये सब क्या है? बैड कंडक्टर्स हैं हीट के, इसीलिए दे डू नॉट परमिट द हीट टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्रिक्स। दे कीप द हाउसेज वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर्स। क्या होता है? हमारे घर बनाने के लिए ईंटों का यूज करा जाता है, ग्लास का यूज करा जाता है, मड का यूज करा जाता है। ये सब क्या है? बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। तो क्या होता है कि जब गर्मियां होती है तो बाहर की हीट अंदर फ्लो नहीं कर पाती है, और सर्दियों में बाहर अंदर की जो हीट होती है वो बाहर फ्लो नहीं कर पाती है। दैट मीन्स बीच में क्या हुआ? ये मेरे अराउंड एक रूम है, वो ब्रिक्स का बना हुआ है, तो क्या होता है कि ब्रिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सर्दियों में क्या होगा? अंदर की जो भी हीट होगी वो बाहर नहीं जाएगी, तो अंदर क्या रहेगा? वार्म रहेगा। और गर्मियों में क्या होगा कि बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आती, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो रूम है वो ठंडा रहेगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो यू कैन नो कि हम क्यों इन सब चीजों का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, बिकॉज दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इनफ्लेमेबल materials such as petrol are covered with materials of bad conductors of heat, otherwise the petrol can get heated up and catch fire. पेट्रोल को कैसे स्टोर करा जाता होगा? पेट्रोल को अगर मैं पेट्रोल को मेटल के कंटेनर में रख दूं तो क्या होगा? मेटल का कंडक्टर इज ऑलरेडी मेटल का जो कंटेनर है वो ऑलरेडी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीटेड अप होगा, पेट्रोल हीटेड अप होगा और पेट्रोल में आग लग जाएगी। तो इसीलिए हम बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट मीन्स इंसुलेटर के मटेरियल से बने हुए इंसुलेटर मटेरियल से बने हुए कंटेनर्स का यूज करते हैं पेट्रोल को स्टोर करने में, तो ताकि क्या हो कि हीट का फ्लो नहीं हो और जो पेट्रोल है हमारा वो हीटेड अप नहीं हो, गर्म ना हो और उसमें आग नहीं लगे। सो यू कैन गेट कि पेट्रोल को क्यों ऐसे मटेरियल्स में रखा जाता है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ताकि जो पेट्रोल है वो हीटेड अप ना हो बाहर की गर्मी से और उसमें कोई भी फायर लगने के चांसेस ना हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कंबस्टिबिलिटी।
कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा। कंबस्टिबिलिटी यानी कि कुछ फायर यानी कि आग लगने से रिलेटेड कुछ। आइए देखते हैं। Substances that ignite and burn easily are called combustible substances. ऐसे substances जो कि बहुत easily आग को कैच कर लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, हमने जस्ट अभी बात करी पेट्रोल, इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत जल्दी आग को कैच कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, पेपर, क्लॉथ, वुड। पेपर, क्लॉथ, वुड, ये सारे क्या हैं, बहुत जल्दी, अगर पेपर को आप आग के ऊपर रखोगे वो जल्दी से आग पकड़ लेगा, वुड भी जल्दी से आग पकड़ लेगी। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज दीज ऑल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या है? पेपर, क्लॉथ एंड वुड। यू कैन से द पेट्रोल ऑल्सो, etc. While the other substances that do not ignite or burn are called non-combustible substances. लेकिन ऐसे substances जो कि बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, जलते नहीं है, फायर कैच नहीं करते हैं, उनको हम बोलेंगे non-combustible substances. Glass and concrete are said to be non-combustible substances as they do not burn easily. ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया, इनको क्या बोला जाता है? दीज ऑल आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बिकॉज ये बहुत इजीली आग को कैच नहीं कर पाते हैं। नाउ पेपर कैचिंग फायर ऑन हीटिंग। आपने देखा होगा पेपर को आप जैसे ही कोई जलती हुई मैच स्टिक के नीचे ऊपर लेकर आओगे तो क्या होगा? जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। माइका शीट्स अनइफेक्टेड बाय फायर। माइका की शीट्स होती है, आप ये देख सकते हो, दिस इज द शीट, ये नीचे जो लगी हुई है दिस पोर्शन, ये क्या है? माइका की शीट्स है, लेकिन ये आग के पूरी तरीके से कांटेक्ट में होने के बावजूद भी जल नहीं रही है। व्हाई? बिकॉज दीज आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। Combustion is an important property to consider when a substance is used for construction or storage purposes. Combustion जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज जब हमें कोई चीज़ को स्टोर करना होगा तो हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ में हम स्टोर कर रहे हैं कहीं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस तो नहीं है, कहीं वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस तो होना चाहिए ना। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं पेट्रोल को स्टोर करना चाह रही हूँ तो पेट्रोल को मैं किस में स्टोर करूँगी? ऐसे सब्सटेंस में जो कि क्या हो? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हो। वरना अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस में कंबस्टिबल मटेरियल में अगर मैं उसको स्टोर कर दूंगी तो क्या होगा कि आग लग जाएगी। नाउ सो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, तो बेटर है कि हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे ना। कंबस्टिबल सब्सटेंस का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इट इज बेटर कि हम देखें कि हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं स्टोरेज करने में, कंस्ट्रक्शन करने में। नाउ substances with low combustibility may be selected for construction. कंस्ट्रक्शन के लिए लो कंबस्टिबिलिटी यानी कि जलने के चांसेस कम हो वैसे सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं। Where the fire risks need to be reduced. तो फायर रिस्क जो है उसको कम करने का काम करेगा। कंबस्टिबल मटेरियल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट और पावर। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस या कंबस्टिबल मटेरियल्स जो कि जल जाते हैं आराम से, उनका यूज किस में किया जाता है? हीट का प्रोडक्शन करने में, पावर का प्रोडक्शन करने में। बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो क्या होगा? कंबस्टिबल है तो जल्दी से आग पकड़ लेंगे और उससे हम हीट को, पावर को जनरेट कर सकते हैं। Next is our Olympiad bite. Combustible substances require higher temperatures to catch fire. Combustible substances को टेम्परेचर जो है वो हायर चाहिए होता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि जब उस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे जाके उनमें आग लगती है। But there are also substances which radially कैच फायर इवन एट लो और नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनका जो नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर कम टेम्परेचर पे ही फायर को कैच कर लेते हैं, जल जाते हैं। These substances are known as inflammable substances. ऐसे substances जो कि बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे ही फायर को कैच कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं inflammable substances.
बेस्ट एग्जाम्पल पेट्रोल, हमने अभी बात करी थी कि पेट्रोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस तो है ही, साथ में वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, बिकॉज वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे भी फायर को कैच कर लेता है। एलपीजी एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो यू कैन नो द डिफरेंस कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में भी कौन से सब्सटेंसेस जो कि लो टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म। यू कैन गेट बाय द वर्ड मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता होगा, अट्रैक्ट करना। Some materials are attracted towards magnets and are said to be magnetic. ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आयरन नेल्स। आयरन नेल्स क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आयरन नेल्स को आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो उस तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सब जो ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट के पास ले जाने पर अट्रैक्ट करते हैं, दे आर नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे जो कि दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और ये सब किसका एग्जाम्पल है, आयरन नेल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल। वेयर एज हम बात करें वुड की, या फिर हम बात कर लें ग्लास की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक की, तो ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये मैग्नेट के पास ले जाने पर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे। Magnetism shown by materials is a very important property nowadays because modern life is significantly dependent on magnetic materials in nearly all important walks of life like electrical power, motors, computers, telecommunication, navigation, aviation, space operations, medical field, household applications, etc. The right materials from the myriad choices that are available to us. Now, तो मैग्नेटिज्म आज के हमारे जो अभी के हम देखें टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वाई? बिकॉज डेली लाइफ में हम ह्यूमन बींग्स इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मोटर की, हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करें, हमारे घर में इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हुई है, वो किसके थ्रू वर्क कर रही है, वो किस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रही है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पे वर्क कर रही है। कंप्यूटर्स की हम बात कर ले, कंप्यूटर्स में भी मैग्नेटिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड ह्यूमन बींग्स इज सिग्निफिकेंटली जो इस प्रॉपर्टी पे है, बहुत पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हम डिपेंडेंट है, बिकॉज हमारी अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। टेलीकम्युनिकेशन की हम बात कर लें, टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, किसके थ्रू वर्क कर रहे हैं ये सब, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसमें कहीं ना कहीं यूज आ रही है। नेविगेशन, एविएशन, स्पेस ऑपरेशंस की हम बात कर ले, और मेडिकल फील्ड में भी हम बात कर लें, हाउस होल्ड में एप्लीकेशंस यानी कि डेली यूज में हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं, ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसकी बहुत सारा यूज हम हमारे डेली लाइफ में कर रहे हैं। नेक्स्ट मास। मास की हम बात करें, सी देयर आर टू टर्म्स जिसमें बच्चे बहुत ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, मास और वेट। तो दोनों चीजें अलग अलग है, मास इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट। अब हम बात कर लेते हैं मास की। तो एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि हम मास को अभी, बट द थिंग इज कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजें डिफरेंट है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है, बट आपको ये ध्यान रखना, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मास। ठीक है, आइए देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। अगर हमें पता लगाना है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा हैवी है या लाइट है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैवी या लाइट पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट इज मास।
द वन विच इज हैवियर हैज मोर मास। सबको पता है कि जो हैवी होगा उसका मास भी ज्यादा होगा और जो लाइट होगा उसका मास कम होगा। द यूनिट्स टू मेजर मास आर ग्राम एंड किलोग्राम। तो कौन सी दो यूनिट्स में हम मेजर करते हैं? ग्राम एंड किलोग्राम। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन टर्म्स ऑफ मास। ज्यादातर हम क्या करते हैं, मास की जगह एक टर्म यूज करते हैं डेली लाइफ में जिसको हम बोलते हैं वेट। एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग। तो वेइंग करके क्या होता है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं वेट को। इट इज अ फोर्स exerted on an object due to gravity. So what is actually weight? weight एक force है। weight एक force है जो कि हम हमारी बॉडी या फिर हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं वेट। Now the mass of an object remains constant and does not change by any change in gravitational pull. क्या होगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ग्रेविटेशनल पुल में अगर कोई चेंज आ भी जाए, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास हमेशा सेम रहेगा। बट whereas the weight of an object changes according to the gravitational pull, because weight gravitational force पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। Next is space and volume. All objects occupy some amount of area as its space. कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो, कोई भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर ले तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो कवर करता है। आज मैं पेन की बात करूं तो पेन को भी अगर मैंने रखा तो इट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग सम स्पेस which can vary depending upon its size and shape. तो जरूरी तो नहीं है कि इस पेन ने जितना स्पेस जो है कवर अप करा उतना का उतना ये बुक भी कवर अप करे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट रहता है कि जो एक ऑब्जेक्ट का क्या साइज है, क्या शेप है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्पेस जो है कवर अप करेगा। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। और जो स्पेस लिक्विड्स कवर अप करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं लिक्विड्स का। दैट मीन्स एक लिक्विड ने कितना स्पेस जो है कवर अप किया उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम आर लीटर। और अब जब हम बात कर लेंगे ऐसी यूनिट्स जिनको हम वॉल्यूम जो मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो है लीटर एंड मिलीलीटर, ml. For example, the drinking water bottles available in the market have various markings like 500 ml, 1 liter, 300 ml, etc., which indicates the volume of water in the bottles. हम वाटर बॉटल लेने के लिए जाते हैं, अलग अलग वॉल्यूम की होती है, 1 लीटर, 500 ml या 300 ml। तो वो ये सब ml जो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि क्या वॉल्यूम जो है वाटर का उस वाटर बॉटल में आएगा। दैट मीन्स कि वाटर कितना स्पेस उसमें कवर अप कर लेगा। द SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर और वी कैन से m3। SI यूनिट जो है वॉल्यूम की यूनिट जो है, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर भी है, मिलीलीटर भी है, बट SI यूनिट क्या है हमारी वॉल्यूम की, क्यूबिक मीटर और वी कैन से m क्यूब। द कॉमन यूनिट्स आर लीटर एंड मिलीलीटर। कॉमन यूनिट्स क्या है, लीटर और मिलीलीटर, और SI यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। अलग अलग ये रिलेशन आपको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इससे। तो डिफरेंट यूनिट्स में क्या रिलेशन है, 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर जो है इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 liter, or we can see, yes, here it is will be 1 liter is equal to 1000 ml. 1 ml is equal to 1 centimeter cube, where dm is equals to decimeter. dm का यहाँ पे जो हमने देखा अभी dm cube, that means decimeter cube, that is equal to 10 to the power minus 1
मीटर। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो ये रिलेशन से ही आप, ये अगर लर्न होगा तो ही आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। नाउ मैटर की हम बात कर ले। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो वो क्या होगा? मैटर होगा। एवरीथिंग अराउंड अस दैट वी सी और टच इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी हम आसपास में चीजें देखते हैं, जो भी चीजों को हम टच करते हैं, वो सब क्या बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है, इंक्लूडिंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और इसमें क्या क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती है। There are various forms of matter in the nature. अलग अलग फॉर्म में मैटर जो है हमारे नेचर में प्रेजेंट है। मैटर हैज मास। The amount of matter present in an object is called its mass. जो भी मैटर एक ऑब्जेक्ट का, जो भी अमाउंट ऑफ मैटर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, यानी कितना भी मैटर जो है एक ऑब्जेक्ट में है, उसको हम बोलते हैं मास। It determines how heavy the object is. For example, a book has more mass than a pen. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवी है, उसके अंदर कितना मास है और कितना मैटर है उसके अंदर। एंड फॉर एग्जाम्पल, एक पेन का जो मास होगा वो, और अगर मैं बुक का जो मास कंपेयर करूंगी तो किसका ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स बुक का ज्यादा होगा। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। द स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और जितना स्पेस जो एक मैटर जो है ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास of water has less volume as compared to a swimming pool which has a larger volume. तो आपको पता लग गया होगा कि matter, everything that occupies space and has mass is called matter। और matter में कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसको हम बोलते हैं मास, और जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। नाउ तो ऑफ कोर्स है कि एक वाटर बॉटल का जो वॉल्यूम होगा वो स्विमिंग पूल के वॉल्यूम से कम होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आवर सेल्फ टेस्ट 2। हमारा जो थ्योरी लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी जो भी थी हमारे इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको अगर मैं हैमर से मारूंगी तो वो टूट जाएगा? एल्यूमिनियम नो, iron no, glass yes, gold no. These all three are, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये जो तीन है ये क्या है? मेटल्स हैं। और मेटल्स जो है उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको हम हैमर से मारेंगे दे विल टर्न इनटू थिन शीट्स, दैट इज मेलिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। बट ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास तो मोस्टली नहीं होती है, जैसे कि ग्लास, रॉक हमने पढ़ा था, तो क्या होता है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है। Which of the following represents a soft and flammable substance? कौन सा है जो सॉफ्ट भी है और फ्लेमेबल, यानी कि उसमें आग भी लग जाएगी? आइस नो, वैक्स, वैक्स होगा यस। वैक्स क्या होता है? सॉफ्ट भी होता है और फ्लेमेबल भी होता है। चॉक नो, सॉल्ट नो। So the answer will be B. A bottle of warm soda produces more fizz when opened than a bottle of cold soda. Does because क्या होता है कि जब हम सोडा की जो वाटर बॉटल होती है, जो सोडा बॉटल होती है, उसको जब हम ओपन करते हैं, जब वो एकदम चिल्ड होती है, ठंडी होती है, तो उसमें फिज ज्यादा निकलता है। लेकिन जब वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसमें से फिज इतना नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नो, हमने पढ़ा था अगर टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे तो इंक्रीज और इंक्रीज बोल रहा है, तो रॉन्ग हो गया ये। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। यस, हमने यही बात करी,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक बार दो ऑप्शंस हम ये भी देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। नो, विद द चेंज इन टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। Next is which of the following pairs of substances will sink in a tumbler half filled with water? ऐसा कौन सा पेयर है जो कि क्या होगा, हाफ फिल्ड जो वाटर, अगर टम्बलर में हमने ऐसे टम्बलर लिया, इसको मैंने हाफ वाटर से फिल कर लिया, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिंक करवाना है, कौन सा सब्सटेंस है आइए देख लेते हैं। क्ले एंड कॉइन, यस, दोनों की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा होगी और वो नीचे सिंक कर जाएंगे। लेकिन आइए दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फेदर एंड थर्माकोल, नो, फेदर एंड थर्माकोल में ऐसा नहीं होगा। फेदर एंड थर्माकोल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे बिकॉज उनकी डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से। रबर बैंड एंड प्लास्टिक मग, नहीं जी, रबर बैंड एंड प्लास्टिक मग की क्या है, डेंसिटी कम है तो वो भी फ्लोट करेंगे। आंसर विल बी ए। Now, which of the following are transparent? Transparent हमें बताना है, glass window. Glass window is transparent. Metal sheet transparent है, नहीं, it is opaque. Frosted glass translucent है। First हमारा transparent है। Second की बात करें तो metal sheet is opaque. फ्रॉस्टेड ग्लास की बात कर ले तो इट इज ट्रांसलूसेंट। वाटर की बात करें तो ट्रांसपेरेंट, और एयर भी हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कौन से हैं हमारे, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, तो आंसर हमारा जाएगा बी। सो हेयर वी कंप्लीट अवर चैप्टर। हमने दो सेल्फ टेस्ट किए जिन दोनों में 5 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉपरली एक्सरसाइज बेस्ड होगा। दैट मीन्स जिसमें हम पूरी तरीके से एक्सरसाइज पोर्शन को प्रैक्टिस करेंगे। सो बिफोर दैट आई विल रिकमेंड यू कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सो दैट व्हेन वी डू द क्वेश्चंस आप साथ साथ में क्वेश्चंस खुद से कर पाए। सो टिल देन, keep revising, keep studying, and like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.